मैं शैलेश टोडा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश टोडा, फिर से एक कहानी जज्बे की लेकर। कहानियां, लेकिन कहानियों में जब सच शामिल हो जाता है तो कहानियां प्रेरणा बन जाती है, वो कहानियां उत्साह बन जाती है, वो कहानियां उमंग बन जाती हैं। इस देश में बहुत सारे सफल व्यवसायी हैं, बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं और बहुत धन भी कमाते हैं, यश भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं। और बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन की आवश्यकता नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो सिखाया जाता है वो आप आगे बढ़ाते जाते हैं। जो लेगेसी आपको मिली है उसे आप विस्तृत करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है, मेरी निगाह में उसकी इज्जत थोड़ी सी ज़्यादा है। माफ़ कीजिएगा, इसलिए है क्योंकि वो ऐसा काम करने की ठानता है जो परिवार में किसी ने नहीं किया। वो ऐसा काम करने की ठानता है जो नया होता है। वो ऐसा काम करने की ठानता है जिसका उसके पास अनुभव नहीं होता लेकिन जज्बा होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कुछ अलग करते हैं जो आसपास के लोग नहीं करते, मतलब उनके परिवार में नहीं करते। एक ऐसे शख्स मेरे साथ हैं आज, जिनका नाम है श्री राजेंद्र केडिया। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजेंद्र, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। राजेंद्र जी जयपुर में रहते हैं। राजेंद्र जी के पिताजी एक फैंसी स्टोर चलाते थे, फिर एक कपड़ों की दुकान चलाते थे। राजेंद्र जी पढ़ाई भी करते थे, लेकिन पढ़ाई में कोई ज़्यादा मन लगता नहीं था। सेकेंड ईयर तक पढ़े और उनका मन कपड़े की दुकान पर भी नहीं लगता था। बोले यार ये तो ऐसे तो ज़िंदगी नहीं निकाल सकता मैं, कपड़े निकालूं बेचूं और ऐसा तो ना, तो चलो पढ़ाई भी छोड़ दी। इससे एक चीज़ ये भी जाहिर होती है कि वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो, उसका सफलता से कोई लेना देना नहीं होता। पर इसलिए आप पढ़ाई मत छोड़ दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि औपचारिक शिक्षा के बिना भी आदमी सफलता पा सकता है, जिसके उदाहरण राजेंद्र केडिया। और दूसरा उदाहरण, उन्हें लगा कि यार ये कपड़े का काम मुझसे नहीं होगा, तो उन्होंने अपने पिता से कहा, 1987 की बात है, कि मुझे थोड़ी सी पूंजी की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। और 2 लाख की एक छोटी सी पूंजी से वो बिल्डिंग का कारोबार शुरू करते हैं, एक बिल्डर बनने का सपना देखते हैं। और सिर्फ सपना ही देखते नहीं, 1987 से लेकर आज 2021 में केडिया बिल्डर इज़ अ बिग ब्रांड, जिसका टर्नओवर सैकड़ों करोड़ में है और इतने सारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं और इतना बड़ा नाम है। राजेंद्र जी, बधाई आपको इस ज़बरदस्त यात्रा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे किया आपने ये? मैं कपड़े की दुकान पर जब बैठने लगा तो मेरी मानसिकता ये थी कि मैं कपड़े की दुकान पे बैठ करके एक रूटीन ज़िंदगी नहीं जीना सकता। नहीं जीना। और उस दुकान से मुझे ऐसा मुकाम हासिल नहीं होने लग रहा था कि मैं जो बड़े एक नई सोच होती है नए बच्चे के अंदर जी, कि भाई मैं भी कुछ ऐसा बनूं कि जयपुर शहर में मेरा नाम हो या कहीं नाम हो, मेरे पास भी बंगला हो, इस तरीके का एक। जी। फादर ने मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे और उसी सपोर्टिंग की वजह से जब मैंने जब उनसे बात की कि अपन रियल इस्टेट बिजनेस चालू करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस। रियल इस्टेट आज का शब्द है, 87 में तो प्रॉपर्टी बिजनेस बोला जाता था और बहुत बड़ा टिपिकल बिजनेस था कि कैसे करेंगे। हमने 87 में इसकी शुरुआत की। प्रॉपर्टी बिजनेस मतलब एक छोटी सी कोई टेबल लगा के आदमी बैठा है और वो प्लॉट दिखा रहा है और बेच रहा है, दैट इज द थिंग। यस। जब प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर एक मानसिकता और आई जी कि हम जैसे बहुत से लोग हैं जिनको प्लॉट का सपना, सबका एक सपना होता है कि मेरा मकान जरूर हो, खुद का मकान। भारत में बहुत जरूरी है। मैं शेखावटी से बिलोंग करता हूँ जी। कहाँ? सीकर झुंझुनू के आसपास? बिल्कुल सर, रामगढ़ सेठान। रामगढ़ सेठान से। जी। लोग बाग जो गाँव से आते थे वो उनकी इच्छा होती थी कि जयपुर में मेरा एक मकान हो जाए, होना चाहिए। जी। अब मकान हो जाना तो बहुत बड़ी बात थी कि उस जमाने में जैसे हम 4,000 6,000 रुपये में मकान देते थे, वो मकान उसको लेना बड़ा पॉसिबल नहीं था। महज 4,000 में मकान? इतनी जयपुर की रेट 87 में यही थी। हाँ बिल्कुल। 4,000 रुपये में मैंने 100 गज का प्लॉट मेरे हाथ से बेचा हुआ है, जो आज 50,000 रुपये गज की रेट में बिक रहा है, जो मैंने 4,000 रुपये में 50,000 रुपये गज, 100 गज तो मतलब 50 लाख रुपये तो सीधा 50 लाख का है, जो मैंने 4,000 रुपये में बेचा था। जी। उसको भी फिर हमने किस्तों में चालू कर दिया। उस जमाने में किस्तें होती नहीं थी। आप वो हमने किस्तें चालू करी, 200 रुपये मासिक किस्त दीजिए और प्लॉट ले लीजिए। दैट वाज इनोवेशन, क्योंकि उस जमाने में कोई भी करता था। 200 रुपये मासिक में और 60 महीने की किस्त, और कोई इंटरेस्ट नहीं। 60 महीने की किस्त सिर्फ 4,000 ही। 4,000 के 6,000 मतलब 6,000 सर, मतलब वो 6 आपको 3 साल का टाइम, 3 साल का टाइम है। चलिए, तो सिर्फ 2,000 रुपये 3 साल के एक्स्ट्रा। वो मैंने 96 तक किया है इंस्टॉलमेंट में बिजनेस। और जयपुर में आज लोग बाग आते हैं कि साहब, जब हम आते थे तो पता चलता था कि भाई केडिया जी के यहाँ पे किस्तों में प्लॉट मिल सकता है। और बहुत से ऐसे लोग आज भी मिलते हैं कि साहब मैं आपकी स्कीम में रहता हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लिया। बहुत मतलब उनका रीज़न ये रहता था कि मेरे पास बुकिंग के लिए
मेरे 96 में इनकम टैक्स की सर्च हुई थी और पैसे जमा कराने, वो 300 रुपये मासिक जमा कराने वाले गेट के बाहर ही खड़े थे कि साहब हमें तो किस्त जमा करानी है। इनकम टैक्स वाले बोल रहे थे उनको कि भाई इनके सर्च चल रही है। बोले साहब आप सर्च करते रहिए, हमें तो पैसे जमा कराने, हमें प्लॉट लेना है। तो इतना विश्वास था उन्हें। इंस्टॉलमेंट जमा हो रही है कंटिन्यू, 300 रुपये मासिक। मेरे 2500 मेंबर 96 में थे जो 300 रुपये मासिक मुझे जमा कराते। 2500 लोग 300 रुपये रोज जमा कराते थे, मतलब आपको 75,000 रुपये रोज जमा होता था उस जमाने मतलब उस वक्त जमा हुआ, मंथली किस्तें चलती थी और उन सबको हम प्लॉट बेचते थे। डिफॉल्टर, उसमें डिफॉल्टर भी होते थे? डिफॉल्टर होते थे, 3 किस्तें डिफॉल्टर कर लेते थे। जनरली डिफॉल्टर होने के बाद में लोगों का ये मानसिकता रहता कि अपन इससे पैसा खा जाएं जी, लेकिन हम भी ये कहते थे कि एक किस्त काट करके भुगतान करेंगे। लेकिन मेरे पूरी 35 साल की लाइफ में मैंने आज तक किसी एक व्यक्ति का 1000 रुपये भी नहीं काटा। क्या बात है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए ये मैं सीखने वाली बात आपको टोक रहा हूँ या रोक रहा हूँ, लेकिन जनता को ये सीखना चाहिए कि किश्तों में प्लॉट वो गरीब आदमी ले रहा है जिसके पास पैसा नहीं है पूरा देने के लिए। गांव में किसान होगा या छोटा मोटा काम करता होगा, वो एक सपने के साथ आता है कि मेरा एक मकान हो, एक प्लॉट हो, और वो किश्तों में लेता है, एक आध किश्त नहीं दे पाता तो उसको लगता है पैसे डूब जाएंगे। लेकिन राजेंद्र केडिया जैसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं हमने उनके पैसे नहीं काटे, लौटा दिए, शायद उन्हीं की दुआएं होंगी कि आज ये इतना सब काम आगे बढ़ा। बिल्कुल साहब, उनकी दुआएं हैं और उन दुआओं का असर है, वो रोज़ सुनने को भी मिलता है और महसूस भी करता हूँ। जब पुराने लोग कभी कभी किसी कॉलोनी से आ जाते हैं मिलने के लिए, तब वो यही कहते हैं भाई साहब आपकी वजह से, जबकि मैं ये कहता हूँ कि तुमने पैसा दिया, ठीक बात, पैसे के बदले में मैंने तुम्हें प्लॉट दिया, मैंने 2 रुपये कमाए भी हैं। लेकिन वो ये कहते हैं साहब हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सुविधा। आपने हमारे को तो मकान ही दे दिया। वो बच्चों को लाते हैं कई बार मिलाने के लिए कि साहब ये हैं भाई साहब अपने, जिन्होंने अपने को ये प्लॉट दिया था। मेरे को सभी भाई साहब बोलते हैं, बेचारे जो बड़े हैं वो भी भाई साहब बोलते हैं, क्योंकि उनके मन में एक भाव हो गया। तो भाई साहब एक बात आप तो हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था, तो वो उनको दिखाते होंगे बच्चों को कि इनकी वजह से हमारा मकान हमें मिल गया। नेक्स्ट भी लेते हैं ना, जैसे नया किसी को लेना है तो वो ऑटोमेटिकली 20 साल पुराना कस्टमर आता है कि साहब मैंने आपकी उस स्कीम में प्लॉट लिया था, अब मेरे बच्चे के लिए चाहिए, मुझे बच्ची के लिए चाहिए, या मेरे नए आगे की पीढ़ी के लिए। मेरे पास मतलब 2 पीढ़ी तक मकान ले रही है। मेरे ख्याल से ये कि आपकी सबसे बड़ी, जिसको कहता हूँ मैं, ब्रांड वैल्यू है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपके ग्राहक उन्हीं की पीढ़ी आपकी, इससे बड़ा क्या हो सकता है सर्टिफिकेट। एडवर्टाइजमेंट की जरूरत बहुत कम पड़ती है, सिर्फ ब्रांड के लिए, कि एक मानसिकता रहती है। आज हम न्यूज़पेपर के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि अगर आप लोग इतना बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे को ऐड देंगे। बाकी नई स्कीम लाने के और एडवर्टाइजमेंट का एक अपना महत्व होता है, क्योंकि वो आप उस नए लोग तक पहुंचते हैं जिन्हें शायद पता नहीं पता, उसका एक ब्रांड और वो पता रहता है कि भाई आप मार्केट में हैं, आप मतलब गायब नहीं हुए हैं या आपका चल रहा है। ब्रांडिंग हैज गॉट इट्स ओन ओन थिंग इन द बिजनेस, सो वो बहुत जरूरी है। बाकी कस्टमर्स की स्थिति है कि मतलब इनके पास एक ऐड चलता है, मेरे यहाँ पे मतलब 200-250 कॉल, मतलब 1 घंटे 2 घंटे के अंदर 3 घंटे में कॉल रिसीव हो जाती है। और नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे 1 महीने के अंदर मेरा एक प्रोजेक्ट 1 महीने के अंदर सेल आउट करने की हम पोजीशन में आ जाते हैं। वाह, ये ग्राहकों का और एक फेथ हो गया जयपुर में कि राजेंद्र केडिया की चीज़ डूब नहीं सकती, राजेंद्र केडिया पैसे नहीं खाएगा। ये एक विश्वास हो गया। अगर आपने ले लिया और लेने के बाद अगर आपके किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरी इच्छा रहेगी कि मैं आपका पैसा लौटा दूँ, लूँगा। मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है कि आपने नहीं लिया, आपका बेनिफिट हो रहा है। हम ये समझाते हैं कि अगर बेनिफिट हो रहा है तो उसको बिकवाने की भी कोशिश कर देते हैं, और फिर भी नहीं चाहते और फिर भी अगर उसकी प्रॉब्लम है तो मैं रिफंड कर देता हूँ। आप उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। दैट इज अ बिग थिंग। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप कर रहे हैं लोग। कभी जीवन में आया कि मैं शायद पूरी ग्रेजुएशन कर लेता, कभी ऐसा आता है एहसास? नहीं, सेटिस्फाई हूँ। बहुत से एसोसिएट्स मेंबर हैं जिनके लिए मैंने साथ जुड़ करके काम किया, और मन में आपके भाव रहता होगा, बोले चलो मैंने ग्रेजुएशन नहीं की लेकिन आज मेरे लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ये एक भाव आता होगा? बिल्कुल, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। अपने विश्वास की वजह से नाम ज़्यादा हो गया। जितना बड़ा बिजनेस है उससे ज़्यादा नाम है हमारा, कि भाई लोगों के मन में एक फेथ है, वो बहुत बड़ी बात है। माउथ पब्लिसिटी बहुत हुई है भाई, उसका बड़ा बेनिफिट। और माउथ पब्लिसिटी तभी होती है जब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 को लेके आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी कितने प्रोजेक्ट्स हैं केडिया साहब आपके? अभी इस वक्त 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके डिलीवर तो बहुत कर दिए। डिलीवरी तो 100 से ऊपर कॉलोनीज है मेरी जयपुर शहर में। 100 से ऊपर कॉलोनीज है। बीच में मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई थी, 10 मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई थी। अभी मेरे विला के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी नया पेटेंट कर दिया, हम लोग विला बना करके दे रहे हैं। आउटस्कर्ट्स में? नहीं, बिल्कुल मिड सिटी की तरफ विलास बन जाते हैं। और सुपर लग्जरी वाली बात है।
विलास बना करके दे रहे हैं इस वक्त। अच्छा, और उसके ग्राहक बहुत होंगे? ग्राहकों की कोई कमी नहीं, कमी नहीं, कोई कमी नहीं। तो 100 से ऊपर आपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए, 5 चल रहे हैं। कोई ऐसा सपना जो आप देखते हैं कि ये पूरा किया जाना चाहिए? बिल्कुल सपना है। कैसा है कि अब ऐसी टाउनशिप लाने की इच्छा है जिसमें इंटीरियर ही इतना मतलब जो हम कहते हैं रिचेज पब्लिक रह सके, फैसिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड हो सके, एमिनिटीज जो सारी हो सारी हो सके, इस तरीके का एक और अच्छा जयपुर के अंदर कोई प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के आए। एक मतलब 1 क्लास अप आप कुछ लेके आना चाहते हैं, मतलब जहाँ से आपने शुरू किया था 300 रुपये मासिक किस्तों से, वहाँ से ऐसा लेना चाहते हैं कि जो लोग जहाँ रह के फील कर सकें किंग साइज मतलब जो महसूस हो। ये आपका सपना। अभी का सीनरी थोड़ा सा कमजोर है, पब्लिक की पॉकेट अलाउ कम कर रही है, हालत खराब है, तो उसकी वजह से उनकी और मेरे की इच्छा ये जरूर रहती है कि सबको मिले, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब मेरे जैसे लोग नहीं, आप तो मिडिल क्लास में नहीं, आप अपर क्लास में मेरी नजर में आप बहुत अपर क्लास में हैं। देखिए, आपको भी वैसी गलतफहमी है जो इनकम टैक्स वालों को आपके लिए थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके केडिया साहब, बहुत बहुत बढ़िया लगा। और क्या कहना चाहेंगे, आपकी सफलता का कोई राज जो आप बताना चाहें 2 शब्दों में? हमारे एक मित्र हैं, वो अक्सर कहते हैं, संजय झाला हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि सफलता की 2 ही चीज़ें हैं, ईमानदारी और मेहनत। इनसे अलग आप कुछ सोचते हैं? देखिए, ईमानदारी और मेहनत तो मेरा भी विजन है, वो तो साथ में इतनी बातों में आया ही है। लेकिन मेरा एक विजन और है कि हम किसी भी परेशानी से जल्दी टूटते हैं। मेरे भी बिजनेस में बहुत परेशानी आई। जब मेरे सर्च हुई तो बहुत छोटी उम्र थी, तो मुझे ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ बचेगा ही नहीं। तो मैं छोटी सी उम्र में नया बिजनेस में मेरा बिजनेस उठने की तैयारी हो रहा था, और उसी वक्त इनकम टैक्स वाले मेरे आ गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे फैमिली में अदर्स ब्रदर्स ने भी यही कहा कि अब अपने पास कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उसको एक टारगेट बनाया था, और मैंने, जैसे आपको कहा, मैंने एक कमिटमेंट अपने आप से किया कि मैं इनकम टैक्स वालों से खुद लड़ूंगा, और लड़ कर के और ये केस विक्ट्री करूंगा। तो हमें जब पीछे हटना पड़ता है, कभी भी हमारी परेशानी आती है, तो हमें और मजबूती के साथ उसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ऑनेस्टी और वो चीज़ अपनी जगह, ईमानदारी हमें ज़रूरी है, लेकिन उस लड़ाई से ये नहीं घबराने की जरूरत है कि आज ये विपत्ति आ गई है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। क्या बात, बहुत बढ़िया बात हुई आपने। और कोई भी चीज़ आपके विपत्ता जब आती है, लैंड्स में डिस्प्यूट भी आते हैं, तो उसको आप ये मानते हुए कि मुझे आगे से सीख करके आगे के अंदर सुधार करना चाहिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उससे घबरा करके पीछे हट जाए। क्या बात है, ये आपने बहुत बहुत बढ़िया बात कही। आपने जो कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ, केडिया साहब ने एक बहुत बहुत खूबसूरत बात कही है कि ज़िंदगी में है तो विपदाएं आएंगी, विपत्ति आएगी। आसमान है तो बरसात होगी ही, ज़मीन है तो इधर उबड़ खाबड़ होगी ही, चल रहे हैं तो ठोकर भी लगेगी ही। लेकिन अगर आप उसे मुसीबत मान लेंगे, उससे अवसाद में आ जाएंगे, उससे निराश हो जाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे एक छलांग लगाने के लिए आपने देखा होगा, आदमी 2 कदम पीछे हटता है, फिर इस तरह से दौड़ता है कि एक छलांग लगा लेता है। तो इनकी बात को अगर लब्बल लबाब में एक पंक्ति में कहूँ, तो इतनी बड़ी खूबसूरत बात कही है कि विपत्तियाँ ये समझिए कि सीख की भिक्षा होती है। विपत्तियाँ ये समझिए, क्योंकि भिक्षा, देखो, आदमी जो है वो उसे बड़ी मन से तो नहीं दे रहा है कोई, तो अब मन से तो देते नहीं है। तो विपत्तियाँ सीख की भिक्षा होती है, और ज़िंदगी में मुसीबतें सबसे बड़ी शिक्षा होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसी जज्बे की कहानियां लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा। कहाँ? माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं शैलेश लोढ़ा।